5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। दिल तो आपको बीजेपी के एक नेताओं का बताया जा रहा है कि 3 तारीख तक जो रात की नींद है कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस शुरू हो गई है। 1 तारीख है आज और 3 तारीख तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक बीजेपी के नेताओं की सांसें अटकी की अटकी रह रही हैं। देखिए, नेताओं की सांसें अटकी नहीं है, पहली बात तो मैं बताता हूँ। और मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो लोकतंत्र का जो चुनाव होता है, ये आपके कार्य जो आप प्रणाली रहती है, जो आप कार्य करते हैं पिछले 5 वर्ष, उसका परिणाम ही होता है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएंगे, आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, क्योंकि जनता का जो जनादेश है, वो जनादेश तो मत पेटियों में कहें या आजकल कंप्यूटर में कहें, वो तो बंद है ईवीएम मशीन में। लेकिन आप देखेंगे जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी बनेगी, तेलंगाना में भी जो सरकार बनेगी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उसमें योगदान होगा। तो मैं आपको बताना, और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। पहले कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश में तो एक तरफा चुनाव है। आज आपने कम से कम एग्जिट पोल में ये तो देखा कि वो भ्रांति तो विपक्ष की दूर हो गई। आज सब चैनल, एक कमोवेश सारे चैनल ये बोल रहे हैं कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और राजस्थान में वो बता रहे हैं बड़ी क्लोज फाइट है। और छत्तीसगढ़ में जहाँ कहते थे कि कोई चुनाव ही नहीं है, आज छत्तीसगढ़ में भी जो चुनाव है बहुत बारीक चुनाव है, बहुत नज़दीक का आंकड़ा है दोनों का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो एग्जिट पोल हैं, ये तो मात्र एक संभावना ही है जो कुछ लोगों का सैंपल देकर, वोटों के सैंपल लेके जो बनाया करते हैं एजेंसियाँ हैं। लेकिन जो असली जनादेश है, मैं उस जनादेश का सम्मान करूँगा। जो भी जनादेश जनता देगी, अगर हमें जनता, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी फेवर में जनादेश आएगा, क्योंकि जो राजस्थान सरकार थी, जो उसकी कमियाँ थी, जनता ने उनको बता दिया वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की और वहाँ पर सरकार बनेगी। और जो हमारे मामा जी की सरकार थी, वहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मध्य प्रदेश में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग करी है। वहाँ पर महिलाओं के लिए जो विभिन्न योजनाएं चलाई थी, वहाँ पे लाडली योजना चलाई, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं थी, उसमें महिलाएं बड़ी खुश थी और उन्होंने वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा मतदान कर और ये उसी का परिणाम है जो एग्जिट पोल वाले जो पहले कहा करते थे, चुनाव में वो दिखा भी देते थे आंकड़ा कि वहाँ पर सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन आज वही लोग जो पहले कांग्रेस की सरकार बनाते थे, आज वही बोलने के लिए बाध्य हो गए हैं कि सरकार भाजपा की बनने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी लोकतंत्र में जो जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। धड़कनें बढ़ाने से काम नहीं चलता। आदमी को कृत संकल्प होकर जो जनता की सेवा करने का जो उद्देश्य है उसको करते रहना चाहिए। बाकी जनता उसका सम्मान करती है हमेशा। इधर 5 राज्यों के चुनाव मतदान संपन्न हुए हैं, उधर हरियाणा में आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो गई है। कल पहला दिन था। तो ये यात्रा जो शुरू की गई है वो किस लेवल पे की गई है और क्या उद्देश्य रहेंगे संकल्प यात्रा में, आप क्या जनता को बताएंगे? देखिए भूटानी जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये पूरे भारत में माननीय मोदी जी का एक, मैं आप कहना चाहूँगा, एक नई उनकी व्यवस्था है। हम शुरू से छोटे होते ही बाल्यकाल से हम पढ़ते आ रहे थे भारत विकासशील देश है। आज उन्होंने जो यात्रा का नाम रखा विकसित भारत, तो विकसित भारत का मतलब उनके मन में एक सोच है कि भारत को हमें विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में लेकर आना है। और आप देखें कि भारत अब आज विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ऑलरेडी शामिल हो चुका है और जल्दी भारत विश्व की 3 पहली अर्थव्यवस्थाओं में होने जा रहा है। आपने पीछे G20 भी देखा, किस प्रकार बाहर के सारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने खुद आकर यहाँ पर बोला कि भारत जो प्रगति कर रहा है वो वाकई में अतुलनीय है और भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में सरकार चल रही है, राष्ट्र प्रथम की भावना से सरकार चल रही है और भारत को विकसित बनाना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि हमारा भारत दोबारा से विश्वगुरु बने। तो जो ये यात्रा आपने बोला, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो ये यात्रा निकल रही विकसित भारत, इसमें जो हमारे माननीय मोदी जी की जो केंद्र की सरकार है और जो मनोहर लाल जी की सरकार है, उसमें जो विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं में बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं कि हमारे जो देहात में लोग होते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, पोर्टल उनको नहीं समझ आता। तो ये जब बात फील की गई, आप जैसे पत्रकार साथी भी बताते थे कई योजनाओं में पोर्टल ठीक नहीं चल रहा है, लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन करने के बाद यह पाया कि ये जो 30 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा चल रही है। हमारे पलवल में भी पलवल विधानसभा में भी असावटा गांव में अगर आप देखें, कल माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे और उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया।
इस यात्रा में माननीय मोदी जी ने लाइव उसमें अपना संदेश भी दिया, और इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि जो योजनाएं अभी धरातल तक लोगों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा, अगर पोर्टल की कोई दिक्कत है तो उसके साथ अधिकारी रहेंगे यात्रा के साथ, और वो अधिकारी सारी योजनाओं को सुचारू रूप से लोगों को समझाएंगे, और जो लाभ जो नहीं ले पा रहा उसको तुरंत मौके पर वहाँ पर उपलब्ध भी कराएंगे। कल भी वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को पेंशन कल भी वहाँ पर दिलवाई गई असावटा में, और कल ही आप देखें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर फतेहपुर चंदीला में उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ पृथला में किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो एक झलकी मात्र है जो आप हम 2 जिलों की बात कर रहे हैं, ये पूरे व्यापक स्तर पर पूरे भारत में चलने वाला है। जब पूरे भारत में सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति प्रशासन के पास आकर अपनी दुविधाएं नहीं बता पा रहा था, जिसके बारे में वो नहीं बता पा रहा था कि उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो वो योजनाएं लोगों के दर दर तक, लोगों की चौखट तक जाकर पहुंचाई जाएंगी, और योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करके उन लोगों को उसका लाभ पहुंचाया जाएगा। दोनों जगह एक खास बात ये रही, कॉमन बात ये रही कि दोनों जगह ड्रोन उड़ाया गया। फतेहपुर चंदीला में सीएम मनोहर लाल जी ने ड्रोन उड़ाया, असाडा गांव में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ड्रोन उड़ाने का प्रयास किया, ड्रोन लेकिन चला नहीं। वजह क्या रही इसके पीछे? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, थोड़े दिन पहले हम संवाद कर रहे थे, आपने मुझसे एक बात कही थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, ये पोर्टल की सरकार है लेकिन पोर्टल ठीक नहीं चल रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई नया कार्य होता है उसमें दिक्कतें ज़रूर आती हैं, और इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आई, लोग उसका उपहास भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं तो इस चीज़ को भी, उसमें भी संभावना ढूंढता हूं। अगर हम कोई नया काम करना चाहते हैं, नई योजनाएं शुरू करना चाहते हैं, ड्रोन की बात ही है, अगर ड्रोन शुरू करा, एक नई प्रणाली शुरू करी मुख्यमंत्री जी ने, अगर वो ड्रोन में कुछ दिक्कत आई उसमें चलने में, वो बाद में वो ठीक भी कर ली गई, बाद में प्रधानमंत्री जी का संदेश सबने उसके बाद सुना भी। तो ये ड्रोन की जो व्यवस्था थी, ये आगे ड्रोन जो है, आप पत्रकार हैं, आप भी सारे प्रोग्राम भी कवर करते हैं, आप खुद चाहते हैं ड्रोन लूँ मैं, तो ड्रोन से थोड़ी सुगमता बढ़ती है, ज़्यादा कवरेज होती है। तो ड्रोन की जो व्यवस्था थी, अगर उसमें कुछ चलने में दिक्कत आ रही थी तो बाद में ठीक भी कर ली गई थी। इसलिए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नई चीज़ें शुरू की जा रही हैं, इसमें लोगों को ये देखना चाहिए कि अच्छी पहल है। ये मुख्यमंत्री जी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। ये वाकई में इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। तभी तो आप देखिए, जो हुड्डा जी पहले इस योजना का आलोचना करते थे, पोर्टल की सरकार कह के मजाक उड़ाते थे, आज वो भी कहने लगे, बाध्य हो गए कि जो पोर्टल से काम होगा हम पोर्टल से ही कराएंगे। उनको पता लगा कि जो बिचौलिए जो 2 नंबर का काम बीच में करके कमीशन खोरी करते थे, इस पोर्टल के माध्यम से ही आज वो पोर्टल जो है, उनकी जो बदनीयती है उसके बीच में एक रोड़ा बन के खड़ा है। तो आज उनको भी बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर कल को कभी हमारी भी अगर कोई बारी आई तो हम भी पोर्टल से काम कराएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जो नई योजनाएं, नया कुछ कार्य होता है, उस पहल को हमेशा सबको पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से उसकी सराहना करनी चाहिए। चलो ड्रोन नहीं चला कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। वो अलग बात है कि हो सकता है मिलकर चुनाव लड़ना पड़े जेजेपी के साथ, हालांकि आजकल मना कर रही है आपकी पार्टी। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कृष्णपाल गुर्जर की राह इस बार आसान नहीं है। राजेश नागर विधायक और विपुल गोयल दोनों बहुत जोर शोर से सक्रिय है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, जहाँ तक बात जीत या हार की है, ये तो इसका फैसला तो जनता करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला वक्ता नहीं हूँ, भविष्य देखना नहीं आता मुझे, लेकिन हाँ, मैं भी लोगों से मिलता हूँ, बड़ा क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ। लोगों से मेरे जब वार्तालाप होती है, संवाद होता है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है लोगों की आज भी माननीय मोदी जी के लिए प्रति बहुत आस्था है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आज भी लोग अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, और एक बार पुनः हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जहाँ तक बात आपने फरीदाबाद की करी, हमारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, पिछली बार भी 6.5 लाख वोट से चुनाव जो जीते, तो ऐसा कोई कारण समझ नहीं आता कि उनकी टिकट किसी और को दी जाएगी। लेकिन ये मेरा इसमें फैसला करने का विषय नहीं है, तो पार्टी हाईकमान देखता है। जहाँ तक बात है, हमारा सारे कार्यकर्ता भाजपा के माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ बिल्कुल कृतसंकल्प होकर लगे हुए हैं। अभी कल भी वो सावटा में आए थे, वही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरा इलाके में एक एक जगह लगे हुए हैं। और जहाँ तक बात आप और लोगों की कर रहे हैं, वो भी हमारी पार्टी के नेता हैं। सबका लोकतंत्र है पार्टी में, सबका अपना अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन ये फैसला पार्टी करेगी। लेकिन एक बात निश्चित रूप से बता सकता हूँ, इस बार पुनः फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, मैं बाकी लोकसभा क्षेत्रों की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा वहाँ, लेकिन फरीदाबाद का मैं आपको बताना चाहता हूँ, 100% रूप से फरीदाबाद की सीट एक बार पुनः भाजपा जीतने जा रही है, और भारी मतों से जीतने जा रही है। यही तो बात कही जा रही है कि 2019 का जो चुनाव जीता था,
कृष्ण पाल गुर्जर ने, वो भी मोदी जी के नाम पे जीता था। इस बार तीसरी बार अगर चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाएगी, मतलब विरोध का भी झेलना पड़ेगा मतदाताओं का। देखिए, ये तो सोचने की बात है एंटी इनकम्बेंसी। मुझे तो ऐसे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं वो हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमारी ताकत है, उससे तो हमें फ़ायदा होना है, बल्कि नुकसान नहीं। आप जो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ पर सरकार अच्छे से कार्य नहीं करती। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है 2019 में भी, जैसे आप कह रहे हैं कि कृष्ण पाल जी माननीय मोदी जी के नाम से जीते, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना पर्सनल भी वोट बैंक भी होता है, हर व्यक्ति का पर्सनल मेल मिलाप भी होता है। यह ठीक है कि माननीय मोदी जी का जो ऑरा है, जो उनका करिश्मा है, वो बहुत ज़्यादा है, और वो खाली फरीदाबाद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। जहाँ तक फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमारे माननीय कृष्ण पाल जी का अपना भी बड़ा जनाधार है। अगर आप देखें तो कभी कितने टाइम से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कभी कोई चुनाव नहीं हारे वो, एक बार को छोड़कर। तो उनका पर्सनल भी बहुत असर है। और माननीय मोदी जी का अगर कोई हमें बेनिफिट मिलेगा तो वो हमारे नेता हैं, उसका बेनिफिट स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही मिलेगा। कत्याल जी, सीएम साहब ने एक घोषणा और की है जी, लड़कियों की हायर एजुकेशन के लिए, जिनकी 1,80,000 रुपये तक की इनकम है, और उसकी फ्री एजुकेशन देने का घोषणा की है। सरकारी में तो है, ये प्राइवेट कॉलेज में भी। साथ ही अगर 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसकी आधी फीस के लिए घोषणा की है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की तो शुरू से सोच रही है, वो पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो जो बेटियां हैं हमारी, वो तो हमारी स्वाभिमान हैं। तो हमारी सरकार का तो शुरू से नारा भी रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का खाली ये नारा नहीं था, तो उसको सार्थक करने के लिए उन्होंने ये जो योजना अभी नई चलाई है कि उच्च शिक्षा में, पहले क्या होता था सरकारी में तो क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से योजनाएं रहती थी सरकारी स्कूलों के लिए, लेकिन अब तो ये प्राइवेट भी अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रही हैं हमारी बेटियां, तो जिनकी 1,80,000 तक की जो इनकम है बेटियों की, परिवार की, तो उसमें तो पूरी की पूरी शिक्षा उन्होंने, जो भी उसका खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी। उसके अलावा अगर कोई 3 लाख तक के जिसकी इनकम है परिवार की, उसके लिए स्कूली शिक्षा, जो कॉलेज की शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसमें जो उसकी फीस रहेगी वो 50% सरकार की तरफ से रहेगी और 50% वो खुद वहन करेंगे। तो मेरा इसमें बताने का ये तात्पर्य है कि सरकार विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं लाकर जनता तक लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, और जनता को एक फील कराना चाहती है, जनता को महसूस कराना चाहती है। जनता की खुद की सरकार है। अंतिम व्यक्ति तक, पंक्ति में जो लास्ट लाइन पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो कहते हैं समाज की मुख्य धारा से बाहर है, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना है। चाहे वो उसमें महिलाएं हों, चाहे उसमें बच्चियां हों, चाहे उसमें गरीब लोग हों, चाहे मजदूर हों, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, सबके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। और यह योजना भी उसमें से एक ऐसा उदाहरण है जो हमारी बच्चियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए जो बहुत ज़रूरी थी, जो मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। तो ये हमारे बीच में राजीव कत्याल, जो कि जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। हमने कुछ खास मुद्दों पर, जैसे कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा करनी थी, वो हमने चर्चा की है। इसी तरह से अन्य मुद्दों के साथ इसी प्रकार से नेताओं के साथ आते रहेंगे। सामाजिक नेता होंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ वैभव क्रांति के संग। मेरा आपसे अनुरोध है कि साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।